नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर। भजन लाल शर्मा ने आज प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। ये सौगात किसानों को दी है, जिसमें लगभग 65 लाख से अधिक किसानों को 630 करोड़ रुपए खाते में हस्तांतरित किए हैं। संबोधन में भजन लाल शर्मा ने कहा कि किसान समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होने से देश समृद्ध होगा। यह डबल इंजन की सरकार है जो विकास के कई आयाम स्थापित करेगी। इस दौरान भ्रष्टाचारियों को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर सरकार लगातार बीजेपी सरकार ने नकेल कसी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने उद्बोधन में सबसे पहले किसानों को प्रणाम भी किया। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस टोंक। बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या के सांसद ने रामपथ का निरीक्षण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। रामपथ पे जो है भ्रष्टाचार देखने को मिला है और अधिकारियों द्वारा जो है इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला का मामला उजागर हुआ है। उसके बाद फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने जो है कल जो है मौके का निरीक्षण भी किया है और जगह जगह जो जल भराव था उसकी स्थिति का भी जायजा लिया है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भ्रष्टाचार रामपथ के मार्ग पर हुआ है उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जाएगी और इस मामले को जो है संसद में भी उठाया जाएगा कि जो ये घोटाला करने वाले अधिकारी हैं और राम के नाम को बदनाम करने वाले हैं उनके खिलाफ यहाँ पे सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। और जो जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिला है तो अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जल भराव जैसी स्थिति कोई उत्पन्न न हो। और अयोध्या के रामपथ मार्ग पे जो है श्री राम अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है और रास्ते में तमाम जगह पे जल भराव की स्थिति उनको देखने को मिली। उस पर काफी नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जो है स्थलीय निरीक्षण किया है और साफ तौर पे कहना है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार की बू आ रही है और इसमें जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों हैं उनके खिलाफ योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है वो नाकामी है। क्योंकि जो 3 इंजीनियरों और जो जल निगम के कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया है, लेकिन ये कार्रवाई जो सफिशिएंट नहीं है। और भी जो अधिकारी हैं इसके जिम्मेदार हैं, जो जैसे इसके संस्था है के निर्माण करता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जो है योगी सरकार ने जो है इस पे कड़ा एक्शन लेते हुए जो कंपनी है उसको भी नोटिस जारी कर दी गई है और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जल्द ही गाज गिर जा सकती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नगर पंचायत का कार्यालय। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। कामाख्या धाम का कार्यालय का निर्माण कार्य जो है 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से किया गया है, लेकिन वो उसका जो निर्माण कार्य किया गया है उसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। क्योंकि जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा जो ये निर्माण कार्य किया गया है वो लगभग 10 फुट गहरे पे जो है कार्यालय का निर्माण कर दिया गया है। जबकि लोग आम जनता भी अपना मकान बनवाती है तो सड़क की लेवल के हिसाब से मकान बनवाती है, लेकिन यहाँ कार्यालय को पूरी तरीके से गड्ढे में कर दिया गया है। तो इसमें सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो कार्यदायी संस्था था इस तरीके की जो लापरवाही की गई उसके आखिर जिम्मेदार कौन होगा। अगर इसी का लेवल ले लिया जाता और इसका जो प्रोजेक्ट था 1 करोड़ 80 लाख था और इसमें 10 लाख रुपए कई और भी कार्य अगर हो जाता ये सड़क की लेवल के बराबर आ जाता। क्योंकि उन दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी जब बरसात का समय आएगा और कार्यालय में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। तो इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये देखने वाला होगा कार्यदायी संस्था ने इस तरीके का जो निर्माण कराया है उसके खिलाफ कब कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है भारी बारिश को लेकर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और कहीं ना कहीं मुसीबतों की जो बारिश है तो प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। और आज के लिए भी जो ऑरेंज अलर्ट है करीब 6 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जैसे जिले हैं। इन जिलों में अधिकतम बारिश देखने को मिलेगी। और देहरादून में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं काले बादल यहाँ भी छाए हुए हैं। सुबह हल्की बरसात देखने को मिली है और देहरादून जिले के कई क्षेत्रों में अभी भी बरसात हो रही है। कुछ देर में बरसात यहाँ पर शुरू भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो मौसम है वो बना हुआ है। करीब 3 दिन से इसी तरह की बरसात पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, जिसमें तापमान में जरूर गिरावट आई है। क्योंकि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी
पूरे प्रदेश भर में जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 40 से अधिक जो तापमान था वो लोगों को सता रहा था, लेकिन बारिश के बाद ये तापमान में गिरावट से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसमें लोगों को राहत मिली है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो पूरा अनुमान दिया गया है जुलाई तक वो मौसम विभाग का कितना पूरा होता है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइस। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है, जो कि जिस तरह से ओबीसी ने संसद के अंदर फिलिस्तीन के नारे लगाए और फिलिस्तीन की जय बोली, उसके खिलाफ अब कहीं न कहीं हिंदू संगठनों में एक आक्रोश सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि सभी हिंदू संगठनों ने ओबीसी को चेतावनी दी है कि अगर भारत माता की जय नहीं बोली तो आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो नागरिक होगा, हिंदू है, तो पूरा संगठन रोड पर होगा और तुम्हें फिलिस्तीन जाना के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। यानी कहीं न कहीं हिंदुस्तान की संसद के अंदर जिस तरह से ओबीसी ने जो बयान दिया वो कहीं न कहीं है भारत संविधान के खिलाफ है। अब एकत्र होकर सारे हिंदू संगठनों ने एक आवाज़ लगाई है कि आखिरकार हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तान की नहीं कहते, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन जैसे देश की जयकारा बोलते हैं। तो ऐसे में सभी हिंदू संगठनों ने उसको आगाह किया है कि या तो भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना, वरना फिलिस्तीन जाना होगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर में अवैध जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरा वीडियो मौदहा का है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने देखने को मिली है। बीती रात जब अपने पेशेंट को अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य विभाग जाते हैं दिखाने, तो उसी बीच पे जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो जो पेशेंट होता है उसके साथ अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है जो मरीज है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसकी जो माँ है उससे गिड़गिड़ा रही है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसके बावजूद भी वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उस बच्चे को नहीं छोड़ते और लगातार उसको थप्पड़ों की बौछार करते नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे के सामने साफ बोलने से मना कर रहे हैं। इंडिया वाइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। हमीरपुर में हॉस्पिटल बना जंग का अखाड़ा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरा वीडियो मौदहा का है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने देखने को मिली है। बीती रात जब अपने पेशेंट को अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य विभाग जाते हैं दिखाने, तो उसी बीच पे जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो जो पेशेंट होता है उसके साथ अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है जो मरीज है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसकी जो माँ है उससे गिड़गिड़ा रही है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसके बावजूद भी वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उस बच्चे को नहीं छोड़ते और लगातार उसको थप्पड़ों की बौछार करते नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे के सामने साफ बोलने से मना कर रहे हैं। इंडिया वाइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। बात करेंगे अगली खबर की। हरदोई में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद। क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, जो कि दूसरे समुदाय के साथ एक विवाद हुआ था पैसों के लेन देन को लेकर। हालांकि आज आपको बता दें कि देर रात में लगभग वो रिजवान नाम के युवक ने, उसके साथ कुछ लोग और भी शामिल थे, जो कि एक घर पे चढ़े और जिससे विवाद था उसके घर पर चढ़ने के बाद में लाठी डंडों से पहले वार किया, उसके बाद में तमंचे से वहाँ फायर की। हालांकि वहाँ पे जो गोलियाँ थी वो जो गोलियाँ वहाँ पे चली हैं, लगभग 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें कि 2 लोगों को गोलियाँ लगी हैं और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि इलाज के दौरान जो अमन है उसकी मौत हो गई है और उसकी बहन जो है वो गंभीर रूप से घायल है। वो ये भी बताया जा रहा है कि लगभग वो 8.5 माह की गर्भवती थी। हालांकि उसका इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। अमन की वहां मौत हो चुकी है। और आपको बता दें घटना स्थल पर मौके पर एसपी पुलिस अधीक्षक जो वहां मौके पर पहुंचे हैं और लखनऊ जोन के आईजी वो भी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको एक बात और बता दें कि
कि ये अभी 1 महीना बीता हुआ नहीं है, अभी युवराज हत्याकांड हुआ था जहां पे दूसरे समुदाय के लड़के ने उसको गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर देते। और अब ये देखने की बात है, वही पाली थाना है कि अगर इसमें थाना इंचार्ज ने कोई लापरवाही ना की होती, इससे पहले ही उन्होंने ये कदम उठा लिया, उनके बीच में विवाद हुआ था तो इनको कदम उठा लेना चाहिए, दोनों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इन्होंने लापरवाही दिखाई है, इस चलते आज जो लखनऊ के आईजी हैं उन्होंने आज थाना इंचार्ज को फटकार भी लगाई है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी रिजवान व उसके साथी गिरफ्तार किए जाते हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नालों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। बारिश ने हरिद्वार में जहां एक तरफ आफत लेके आई, वहीं अब राजनीति का भी मौका दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर अब नाले में बैठक कर रही है। नाले में बैठक क्यों कर रही है, इसका भी एक वजह है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना है कि विधायक हरिद्वार ने जहां अधिकारियों के साथ बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन नाले की सफाइयों को लेकर ना नगर निगम के पास कोई प्रोजेक्ट है, ना ही विधायक के पास, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में जो स्थिति हरिद्वार की होती है वो दयनीय हो जाती है, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा होती है, जो लोगों को बड़ी समस्या उत्पन्न होती है और जिसके कारण पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में ग्रामीणों ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। थाना पारा क्षेत्र में लगातार ग्रामीणों का हंगामा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना पारा के सदरौना गांव का बताया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर को लेके जो ग्रामीण हैं वो लोग लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर से उनका कहना है जिस जहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर है जो प्लाटिंग कर रहा है उसने कहीं ना कहीं मंदिर का जो संपत्ति, उस संपत्ति बने मंदिर का रास्ता रोका जा रहा है, जिसको लेके ग्रामीण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन की जानकारी जब स्थानीय पुलिस को होती है तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच के मामले को शांत कराने का प्रयास करती, लेकिन ग्रामीण लगातार अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। वहीं पर बड़ी संख्या, यूं कहा जाए 200-400-500 की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं और वो लगातार प्रॉपर्टी डीलर के काम को लेकर या प्रॉपर्टी डीलर की जो प्लाटिंग है उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है ये जो मंदिर है, ये मंदिर काफी पुराना है, उस मंदिर को रास्ता देना चाहिए, ना कि इस मंदिर का रास्ता रोकना चाहिए। स्थानीय पुलिस लगातार इस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। वहीं यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखते हैं आगे कमिश्नरेट पुलिस का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से इस मामले का हल निकालती है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में मनोज कुमार को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। देश में नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह अब बनाए गए हैं। आपको बता दें, जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे दुर्गा शंकर मिश्रा, जिनको 3 बार सेवा विस्तार मिलने के बाद चौथी बार सेवा विस्तार मिलने में अटकलें आ गई, जिसके बाद से मनोज कुमार सिंह जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहीते बताए जा रहे हैं और पुराने और सीनियर आईपीएस हैं, जो 1988 बैच के आईपीएस हैं, जो पहले भी कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। साथ ही पुरानी जिम्मेदारी के साथ साथ नई जिम्मेदारियां मनोज कुमार सिंह अब निभाएंगे। यानी कि यूं कहा जाए इनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के जो 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक तो पुरानी जिन जिम्मेदारी को ये निभा रहे थे, उसके बाद मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी मनोज कुमार सिंह के कंधे पे आ गई है। फिलहाल उनकी मुबारकबाद रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारी कहा जाए या यूं कहा जाए कई आईएएस ऑफिसर जो लगातार गुलदस्ता लेके मनोज कुमार सिंह को मुबारकबाद दे रहे हैं और उनकी आगे जिम्मेदारियों को बेहतर निभाने की शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। बात करेंगे अगली खबर की। संभल से देर रात को एक युवक का शव बरामद हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। आपको पता चले एक अज्ञात शव मिला है, जिसमें बताया गया है कि असिस्टेंट मैनेजर है और बिहार का रहने वाला है।
जो मौलागढ़ में रहता है। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मौलागढ़ का है, जहां पर देर रात सूचना मिली पुलिस के लिए कि किसी का अज्ञात शव पड़ा है और वहां पर ये भी बताया गया है कि एक उसके कनपट्टी पे गोली लगी है और हाथ में तमंचा बताया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद में देखती है कि अज्ञात शव पड़ा हुआ है और देखा हाथ में कि तमंचा लगा हुआ है, सर पे गोली लगी हुई है। तो आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो है युवक मौलागढ़ गांव में रहता है और ये असिस्टेंट मैनेजर है जो कि बिलारी में है, तैनात है ग्रामीण बैंक में। तो घर वालों को सूचना दी गई और सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद में जैसे घर वाले पहुंचते हैं, घर में कोहराम मच गया, बीवी करोड़ों का बुरा हाल है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ग्रामीण बैंक में काम को लेकर ज्यादा तनाव बताया जा रहा है और ये भी बताया गया है कि उसकी घर वालों ने बताया कि जो कर्ज ले रखा था इसी को लेकर हो सकता है तनाव की अपने आप को कुछ सुसाइड कर लिया गया है। लेकिन पुलिस पहुंचने के बाद सभी तत्वों पर जांच कर रही है। इधर सुबह एसपी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद संज्ञान लेते हुए एक टीम गठित कर देते हैं। टीम गठित करने के बाद में सभी तत्वों से जांच की जा रही है, क्योंकि घटनास्थल पहुंचने के बाद में आसपास के लोगों से पूछा गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो रहता है युवक जो जिसकी डेड बॉडी मिली थी उसके बारे में जानकारी ली गई है। लेकिन घर वालों की माने तो घर वालों का कहना है कि देर रात घर से गए थे और आने के बाद फिर वापस नहीं लौटे हैं। जिस तरीके से पार्क में उसकी सब मिला है और कनपटे पे गोली मारी गई है और हाथ में तमंचा मिला है, तो ये लगता है कि कहीं अपने आप को उसने कुछ सुसाइड तो नहीं किया गया है। पुलिस सभी तत्वों से जांच कर रही है और जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। इधर पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। यही बताया जा रहा है कि युवक जो बिहार का रहने वाला था। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज। बात करेंगे अगली खबर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर सपा कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूला हिट होने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश इतना हाई है कि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा पीडीए पेड़ लगाने का अभियान चलाएंगे। इस पीडीए पेड़ में बरगद, पीपल और नीम के पेड़ शामिल किए गए हैं और इन पेड़ों की समाजवादी पार्टी ने महिमा भी बताई है। बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का किला फतह करने के लिए पीडीए का नारा दिया था। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। इन नारों के सहारे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता लगी, जिसके चलते 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 1 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी पेड़ लगाने का अभियान चलाएगी। इस पेड़ लगाने की अभियान को समाजवादी पार्टी ने पेड़ पीडीए कहा है, यानी कि इस पीडीए पेड़ में बरगद, पीपल और नीम के पेड़ शामिल किए गए हैं और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी तैयारी कर रखी है। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को पीपल, बरगद और नीम का पेड़ लगाए जाने का निर्देश दिया है। फिलहाल जिस तरह से अब चुनाव में पीडीए फार्मूलों को हिट किया समाजवादी पार्टी ने, इसी तर्ज पर अब पीडीए पेड़ लगाने का एक अलग ही मैसेज समाजवादी पार्टी ने देने की कोशिश की है। पीडीए पेड़ की महिमा के बारे में समाजवादी पार्टी ने यह भी बताया है कि इससे पर्यावरण पूरी तरह से संतुलित रहेगा और पर्यावरण में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। फिलहाल जिस तरह से समाजवादियों ने पीडीए पेड़ लगाने का अभियान चलाने का आह्वान किया है, इससे कितने पेड़ लगाए जाएंगे और पर्यावरण कितना सुरक्षित होता है यह तो काफी तारीफ है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर कानूनी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। प्रदेश के पुलिस मुखिया यानी डीजीपी प्रशांत कुमार ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा किया। इस दौरान एडीजी, एसपी और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और डीजीपी ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान न पैदा हो, अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए और साथ ही साथ मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी अफसर, उलमाओं और धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक करें और सुझाव मांगे। यही नहीं, प्रशांत कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, जिससे कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान न पैदा हो। वहीं डीजीपी ने यह भी कहा कि कैमरे की भी मदद ली जाए। अराजक तत्वों पर पैनी नज़र रखने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और साथ ही साथ पुलिस को चौकसी बरतने का निर्देश भी दिया। डीजीपी ने मीटिंग में यह भी कहा कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी भी रखी जाए। अगर कोई भड़काऊ पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे एक सबक मिल सके। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका सीधे जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल योगी राज में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस जिस तरह से बीते वर्ष शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं, माना जा रहा है कि इस बार भी यूपी पुलिस ने बड़ी तैयारी कर रखी है और डीजीपी प्रशांत कुमार का निर्देश उनके मातहत अच्छी तरह मानेंगे। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 के गौ तस्कर इनामी को गिरफ्तार किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी भी जारी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र में देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा दिया। वह नहीं रुके और पुलिस ने पीछा किया और घेराबंदी कर दी, जिसके बाद बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के गोली लग गई। पूछताछ में पता चला कि यह गौ तस्कर है और किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अस्पताल भेज दिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी पर 2 दर्जन से अधिक गौकशी और लूटपाट के मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीओ शिकारपुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में गिरफ्तारी करने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा और जो दूसरा आरोपी इसके साथ था उसकी तलाश की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बात करेंगे अगली खबर की। जोधपुर में राइका समाज 1 जुलाई से बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोहर सिंह। राइका समाज कल 1 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से राइका समाज के प्रतिनिधियों ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरह जोधपुर के अंदर राइका बाग रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसका रेलवे के द्वारा राई स्पेच का कर दिया है, जिसको समाज के अंदर एक समाज का नाम खराब किया जा रहा है। समाज को राई का पहाड़ बना दिया एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि राई का एक शब्द है और राई का पहाड़, राई के और का के बीच में जो स्पेस दिया उसको लेकर कहीं न कहीं समाज के लोगों में आक्रोश है। और उसी आक्रोश को लेकर आज प्रेस वार्ता करके बताया है कि कल 1 जुलाई को सुबह मेडिकल कॉलेज के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे से ये आंदोलन शुरू होगा, जो राइका बाग रेलवे स्टेशन जाएगा और उसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। और उसके अलावा भी उन्होंने बताया कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती है तो ये आंदोलन बड़ा होगा और धीरे धीरे
पशुपालक जो हैं अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों को लेकर भी शहर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है समाज के लिए। और इस बड़े मुद्दे की ओर सरकार जिस तरह से ध्यान नहीं दे रही है तो समाज के अंदर बड़ा आक्रोश है। इस बीच आज राजस्थान के मंत्री देवासी समाज से आते हैं, राइका समाज से आते हैं। ओटाराम देवासी ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मैं, सबने सीएम को लिखा है और सीएम ने रेल मंत्री तक को लिख दिया है, लेकिन राइका समाज की बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो समाज कर रहा है, मैं देवासी समाज से आता हूं, राइका समाज से आता हूं, तो मैं पहले समाज के साथ हूं और सरकार को समय रहते इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। तो अब देखना होगा कि कल जो है 1 जुलाई को जिस तरह से राइका समाज के आंदोलन की बात की जा रही है उसमें किस तरह का देखने को मिलता है। हालांकि राइका समाज के जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर के कोने कोने में जो लोग बैठे हैं वो सभी कल जोधपुर की ओर कूच करेंगे और बड़ी संख्या के अंदर जोधपुर में राइका समाज के लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। समाज के नाम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो समाज का कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले को लेकर सहन नहीं कर पाएगा। तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी ये भी कल तय हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार, इस नाम को लेकर राइका समाज की मांग जो की जा रही है उस पर कहीं न कहीं मानने को तैयार अभी तक नहीं है। तो कल आंदोलन के बाद क्या स्थिति रहती है ये कल देखा जाएगा। जोधपुर से मेरे सहयोगी विजय ओझा के साथ मनोहर सिंह, इंडिया वॉइस, जोधपुर। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।